कहानी की शुरुआत सॉयर नाम की एक लड़की से होती है जो पेंसिल्वेनिया में एक बैंकिंग एनालिस्ट के रूप में काम करती है। उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, पर अंदर ही अंदर वो हमेशा किसी डर के साथ जी रही होती है। ऑफिस में वो किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं, इसलिए वहाँ उसका कोई खास दोस्त भी नहीं था। काम के लिए उसकी बॉस बहुत तारीफ करती है क्योंकि वो हर काम बहुत अच्छे से करती थी। लंच टाइम में वो अक्सर अपनी माँ एंजेला से फोन पर बात करती है जो बोस्टन में रहती है। सॉयर पहले अपनी माँ के साथ ही रहती थी, लेकिन वहाँ डेविड नाम का एक आदमी उसका इस हद तक पीछा करता था कि उसकी पूरी जिंदगी डर में बदल गई थी। उसी इंसान से बचने के लिए उसने शहर बदल दिया था, पर वो डर कहीं न कहीं आज भी उसका पीछा करता रहता है। अपनी अकेली और एक जैसी चल रही जिंदगी से परेशान होकर सॉयर तय करती है कि उसे किसी नए इंसान से मिलना चाहिए। इसी सोच के साथ वो एक क्लब में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। दोनों काफी देर तक ड्रिंक करते हुए आराम से बातें करते हैं और बातचीत इतनी अच्छी चलती है कि आखिर में दोनों सॉयर के अपार्टमेंट में चले आते हैं। वहाँ दोनों कुछ रोमांटिक और स्पेशल मोमेंट्स बिताने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक सॉयर पैनिक होकर डरने लगती है, जैसे किसी पुरानी याद ने उसे अंदर तक हिला दिया हो। वो जल्दी से भागकर जाकर खुद को बंद कर लेती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। उसकी हालत देखकर लगता है कि उसे किसी चीज ने बुरी तरह डरा दिया है। उसी रात वो कोई ऐसे सपोर्टिंग ग्रुप के बारे में सर्च करती है जो उसी की तरह डरे हुए लोगों की मदद करते हैं। तब उसे हाईलैंड क्रीक नाम के एक हेल्थ सेंटर के बारे में पता चलता है और वो अगले दिन उस सेंटर में पहुंच जाती है। वहां एक काउंसलर से मिलकर वो अपनी पूरी कहानी बताती है कि 2 साल पहले डेविड नाम का आदमी उसका पीछा कर रहा था, पर अब उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो डेविड सच में हर जगह मौजूद होता है या उसका डर उसे हर चेहरे में वही इंसान दिखाने लगा है। काउंसलर उसकी सारी बातें सुनती है और कुछ फॉर्म पर साइन करने के लिए कहती है। सॉयर बिना ठीक से पढ़े उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देती है, पर डॉक्यूमेंट सबमिट करते ही उसे कुछ देर रुकने के लिए कहा जाता है। फिर एक अलग कमरे में ले जाकर प्रोसीजर के नाम पर उसके बैग का सारा सामान रख लिया जाता है। वो कुछ समझ नहीं पाती कि तभी एक नर्स आकर उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है। सॉयर कहती है कि शायद कोई गलती हो गई है क्योंकि वो तो सिर्फ कंसल्टेशन के लिए यहाँ आई थी, लेकिन फिर से प्रोसीजर और एग्जामिनेशन के नाम पर उसे बात मनवा ली जाती है। इसके बाद उसे एक दूसरा ड्रेस दे दिया जाता है। सॉयर को लगा कि इसके बाद शायद वो जा सकती है, लेकिन नर्स उसे ले जाकर वही साइन किए हुए फॉर्म दिखाकर कहती है कि उसने खुद 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहने की मंजूरी दी है। सॉयर यहाँ की चाल समझ जाती है कि वो 24 घंटे से पहले यहाँ से नहीं निकल सकती, इसलिए नर्स से रिक्वेस्ट करके एक फोन कॉल करने की इजाजत मांगती है। उसे फोन दे दिया जाता है तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करके बताती है कि उसे जबरदस्ती एक हेल्थ सेंटर में बंद रखा जा रहा है, इसलिए उसे मदद चाहिए। उसकी बात खत्म होने पर नर्स बिल्कुल फियरलेस होकर कहती है कि ऐसे फोन यहाँ से रोज जाते हैं और पुलिस भी इतनी जल्दी किसी कार्रवाई के लिए नहीं पहुँचती, इसलिए कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद सॉयर को एक ऐसे रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पहले से कई मानसिक मरीज मौजूद थे। वहाँ वायलेट नाम की एक लड़की शुरुआत से ही उसे परेशान करने लगती है। वो पागलों जैसी हरकतें करती है और चोरी छिपे अपने पास रखा एक शार्प ऑब्जेक्ट दिखाकर धमकी देती है कि मौका मिलते ही वो उसके सारे बाल काट देगी। सॉयर को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ बोल भी नहीं पाती। उसी दौरान जांच करने के लिए सेंटर में पुलिस पहुंचती है, पर उन्हें सॉयर के साइन किए हुए पेपर्स दिखा दिए जाते हैं। सब कुछ फॉर्मेलिटी के मुताबिक सही लगने पर पुलिस वहां से वापस चली जाती है। इधर वायलेट की हरकतों से तंग आकर सॉयर वहां से निकलना चाहती है, पर तभी जैकब नाम का एक दूसरा मरीज रास्ता रोकने की कोशिश करता है। सॉयर गुस्से में उसे लात मार देती है और दरवाजे के पास जाकर चिल्लाने लगती है ताकि उसे निकाला जाए। तभी कुछ स्टाफ मेंबर्स अंदर आते हैं, जिनमें सॉयर एक आदमी को देखते ही डेविड समझकर थप्पड़ मार देती है। ऐसा करते ही वो उसे पकड़कर बेड पर ले जाते हैं और एक इंजेक्शन देकर उसे सुला देते हैं। फिर अगली सुबह उसे डॉक्टर हॉथॉर्न के सामने ले जाया जाता है। शुरुआत में सॉयर को लगा कि डॉक्टर उसकी बातें समझ पाएंगे कि वो कोई पेशेंट नहीं है और उसे ऑब्जर्वेशन में रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रिपोर्ट देखकर डॉक्टर बताते हैं कि सॉयर ने कल रात 2 लोगों पर हमला किया था, इसलिए अब उसे सिर्फ 24 घंटे नहीं बल्कि पूरे 7 दिन और ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। सॉयर की कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी जाती और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। अब इस सेंटर में सिर्फ सॉयर ही नहीं बल्कि उसी की तरह कई सारे लोगों को भी रखा गया था। उन्हीं में से नेट नाम का एक आदमी था जो सॉयर से काफी अच्छे से बात करता है। सॉयर बताती है कि उसे यहाँ धोखे से बंद किया गया है और वो कैसे भी यहाँ से निकलना चाहती है। तब बातों बातों में नेट इस सेंटर का ऐसा राज बताता है जिसे सुनकर सॉयर हैरान हो जाती है। वो कहता है कि ये जगह इलाज से ज्यादा एक बड़े इंश्योरेंस फ्रॉड पर चलती है। जो भी इंसान यहाँ सिर्फ चेकअप या सलाह लेने आता है
उसे बहलाकर ऐसे पेपर्स पर साइन करवा लिए जाते हैं कि बाद में उसे मानसिक मरीज बताकर जबरदस्ती एडमिट किया जा सके। फिर उसके इलाज के नाम पर इंश्योरेंस कंपनी से लगातार पैसे वसूले जाते हैं। जब तक इंश्योरेंस का पैसा आता रहता है तब तक ये लोग उस मरीज को यहीं पर रखते हैं और सॉयर को 7 दिन तक रखने की वजह भी यही है। फिर वो समझाता है कि अगर सॉयर को यहाँ से जल्दी निकलना है तो उसे गुस्सा किए बिना शांति से रहना होगा। अब उसी दिन मेडिसिन सेशन के समय सॉयर की नज़र एक और स्टाफ मेंबर पर पड़ती है। उसे देखते ही वो फिर डर जाती है क्योंकि वो बिल्कुल डेविड जैसा ही दिख रहा था। उसके आईडी कार्ड पर जॉर्ज लिखा होता है, लेकिन सॉयर दवा लेने से मना कर देती है और चिल्लाने लगती है कि यही वो डेविड है जो उसका पीछा करते करते यहाँ भी पहुँच गया है। पर किसी को समझ नहीं आता और उल्टा उसे पागल समझा जाता है। आखिर में सेंटर वाले उसे ले जाकर बांध देते हैं और वार्निंग देते हैं कि उसने दोबारा ऐसा बर्ताव किया तो उसे बेसमेंट वाले सेक्शन में भेज दिया जाएगा। अब आधी रात को उसे नेट की आवाज सुनाई देती है जो चोरी छिपे किसी से फोन पर बातें कर रहा था। यहाँ पर फोन अलाउड नहीं था, पर सॉयर इस बारे में बिल्कुल चुप रहती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के बाद फिर से मेडिसिन सेशन का टाइम आता है, पर वो जॉर्ज ही असल में डेविड था और ये चीज तब क्लियर होती है जब डेविड उसे एक लेटर दिखाता है। उसमें सॉयर की माँ एंजेला का नाम लिखा था, जो देखते ही सॉयर फिर से चिल्लाने लगती है और सबको बताने लगती है कि डेविड ने उसकी माँ के घर के मेल बॉक्स से ये लेटर चुरा कर लाया है और अब उसकी माँ की जान भी खतरे में हो सकती है। लेकिन उसकी बात नहीं मानी जाती और उसे शांत करने के लिए फिर से इंजेक्शन दिया जाता है। असल में डेविड ने असली स्टाफ मेंबर जॉर्ज की आइडेंटिटी चुराकर ये नौकरी हासिल कर ली थी, पर ये बात सॉयर यहाँ किसी को भी समझा नहीं पा रही थी। अगले दिन वो नेट से मिलकर बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उसे बस 5 मिनट के लिए उसका फोन चाहिए। नेट उसकी कंडीशन को समझते हुए बात मान लेता है और फोन मिलते ही सॉयर सबसे पहले अपनी माँ को कॉल करती है। उन्हें पूरी बात बताती है कि उसे धोखे से एक हेल्थ सेंटर में जबरदस्ती एडमिट कर दिया गया है और डेविड यहाँ तक उसका पीछा करते हुए पहुँच चुका है। अपनी बेटी की आवाज सुनते ही एंजेला बिना देर किए बोस्टन से निकल पड़ती है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर सेंटर वाले उन्हें भी वही साइन किए हुए फॉर्म दिखाते हैं और बताते हैं कि सॉयर ने यहाँ कई बार अजीब हरकतें की हैं। डॉक्टर कहते हैं कि जब उसकी हालत पूरी तरह ठीक हो जाएगी तभी उसे रिलीज किया जाएगा और उसे बहला फुसलाकर मना लिया जाता है कि सेंटर के रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं, चाहे वो जांच भी करवा सकती है। लेकिन इसी हालत में अगर सॉयर को छोड़ा गया तो बाहर जाकर वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती है और फिलहाल वो अपनी बेटी से मिल सकती है। इसके बाद एंजेला जब सॉयर से मिलती हैं तो बहुत दुखी होती है। वो समझाती हैं कि अभी उन साइन किए हुए पेपर्स की वजह से तुरंत कुछ करना आसान नहीं है, लेकिन वो वादा करती हैं कि चाहे वकील की मदद लेनी पड़े या पुलिस की, वो किसी भी कीमत पर उसे बाहर निकाल कर रहेंगी। इसके बाद एंजेला पुलिस के पास जाती है, लेकिन वो इस बात का कोई सबूत नहीं दे पाती, इसलिए पुलिस भी मदद नहीं कर पाते। वहीं सेंटर में फिर से मेडिसिन का टाइम आता है, लेकिन इस बार डेविड उसे चालाकी से गलत मेडिसिन दे देता है जो सॉयर समझ नहीं पाती, जिसके बाद कुछ ही देर में उसका सिर घूमने लगता है और वो बिल्कुल पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। वहीं उसकी माँ एंजेला घर में अकेली थी। तभी अचानक डोरबेल बजती है और पता चलता है कि एसी ठीक करने के लिए कोई आया है। दरवाजा खोलते ही हम डेविड को देखते हैं, जिसे एंजेला ने कभी नहीं देखा था, इसलिए वो उसे नहीं पहचान पाती। वो उसे अंदर आने देती हैं और फिर उसके साथ क्या होता है ये हमें दिखाया नहीं जाता। वहीं सॉयर कुछ देर रेस्ट करने के बाद काफी बेटर फील करती है। तभी उसके पास नेट आता है और दोनों बातें करने लगते हैं। सॉयर अपने पास्ट के बारे में उसे बताने लगती है कि करीब 2 साल पहले वो बोस्टन के एक हॉस्पिटल में वॉलंटियर के तौर पर काम करती थी। वहाँ डेविड अपने पिता को लेकर आया था, जिन्हें बहुत ही गंभीर बीमारी थी। उनके आखिरी दिनों में सॉयर ने पूरी ईमानदारी से उनकी देखभाल की थी, पर उसी दौरान डेविड की नज़र सॉयर पर टिक गई और धीरे धीरे उसकी दिलचस्पी एक खतरनाक जुनून में बदलने लगी। एक दिन उसके पिता मर गए, पर इसके बाद भी डेविड का हॉस्पिटल आना बंद नहीं हुआ। उसका मकसद सिर्फ सॉयर को हासिल करके उसे अपने बच्चे का मां बनाने का जुनून सवार हो गया, पर सॉयर इसके लिए कभी तैयार नहीं हुई। फिर एक दिन जब सॉयर नहाकर अपने कमरे में आई तो उसने अपने बिस्तर पर एक नई ड्रेस रखी हुई देखी। उसी पल उसे समझ आ गया कि डेविड चुपके से उसके घर के अंदर तक पहुंच चुका है। उसने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा उसे होशियार रहने को कहा गया, जिससे वो धीरे धीरे बिल्कुल अपनी जिंदगी से परेशान होने लगी। आखिरकार उसी डर से बचने के लिए उसने बोस्टन छोड़कर पेंसिल्वेनिया में नई जिंदगी शुरू की थी, मगर डेविड यहाँ तक भी पीछा करते हुए पहुँच गया। ये सब सुनकर नेट थोड़ा सपोर्टिव बनकर उसे हौसला देता है, लेकिन डेविड की नज़र उनकी बढ़ती हुई दोस्ती पर पड़ जाती है और ये बात उसके अंदर की जलन और गुस्से को भड़का देती है। फिर एक दिन मौका देखकर वो नेट पर हमला कर देता है
और उसे बेसमेंट में ले जाकर बांध देता है। बेसमेंट एक जेल की तरह था जहां कोई ज्यादा आता जाता नहीं था। इस मौके से वो उसके साथ बेरहमी से पेश आता है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और ज्यादा दवाइयां देकर आखिर उसकी जान ले लेता है। इतना करने के बाद भी उसका पागलपन शांत नहीं होता। वो नेट की तस्वीर खींचता है और फोटो उसके मोबाइल से सॉयर तक पहुंचा देता है। फोटो देखते ही सॉयर डर जाती है और वो तुरंत स्टाफ मेंबर को सबूत दिखाने की कोशिश करती है, पर उल्टा उसकी गुस्से को देखकर सभी यही मान लेते हैं कि उसकी मानसिक हालत और बिगड़ गई है। इसी वजह से आखिरकार उसे बेसमेंट वाले हिस्से में भेज दिया जाता है। डेविड भी यही चाहता था, क्योंकि अब वहाँ उन दोनों के बीच आने वाला कोई नहीं था। इसके बाद डेविड रोज खाना देने के बहाने बेसमेंट में आने लगता है और बार बार सॉयर से अपने पागलपन का इजहार करने लगता है। वो कहता है कि अगर सॉयर चाहे तो दोनों कहीं दूर जाकर एक नया फैमिली शुरू कर सकते हैं, लेकिन सॉयर बिना डरे साफ कह देती है कि वो उससे सिर्फ नफरत करती है और कभी भी उसके साथ नहीं जाएगी। डेविड उसकी बात सुनकर भी अपनी सोच नहीं बदलता और फिलहाल वहाँ से चला जाता है। इसी बीच दूसरी तरफ सेंटर के पीछे बने पार्क में एक लड़की अपने डॉग के साथ जॉगिंग कर रही होती है। तभी उसकी नजर मिट्टी से बाहर निकले एक इंसानी हाथ पर पड़ती है। वो घबराकर तुरंत पुलिस को खबर देती है और जब खुदाई होती है तो पता चलता है कि वो लाश असली जॉर्ज की है, यानी जिस आदमी को सब जॉर्ज समझ रहे थे उसे डेविड पहले ही मार चुका था और उसकी पहचान चुराकर उसी नाम से नौकरी कर रहा था। अब ये साफ हो जाता है कि सॉयर तक पहुंचने के लिए वो किसी भी हद से गुजर सकता था। अगले दिन डेविड फिर ब्रेकफास्ट लेकर बेसमेंट में आता है, लेकिन इस बार सॉयर समझ जाती है कि सिर्फ गुस्सा और रिक्वेस्ट करके यहाँ से निकलना नामुमकिन है, इसलिए वो दिमाग से खेल खेलने का फैसला करती है। वो किसी तरह डेविड को बातों में उलझाकर बोलती है कि अगर वो सच में उसे चाहता है तो वायलेट को भी बेसमेंट में ले आए, क्योंकि यहाँ अकेले रहना उसे डर लगता है। असल में उसे वायलेट के पास छिपा हुआ वो शार्प ऑब्जेक्ट चाहिए था जिसका इस्तेमाल वो निकलने के लिए करने वाली थी। डेविड अपना प्यार साबित करने के लिए ऐसा ही करता है। वो वायलेट को गलत मेडिसिन देकर किसी तरह बेसमेंट में ले आता है और उसे लाते ही सॉयर बड़ी चालाकी से वो शार्प ऑब्जेक्ट ले लेती है और बिना देर किए डेविड की गर्दन पर वार कर देती है। हमला होते ही सिचुएशन पैनिक हो जाती है और सॉयर किसी तरह वायलेट से पहले बाहर निकल जाती है, लेकिन डेविड उठकर वायलेट को पकड़ लेता है और गुस्से में उसकी गर्दन तोड़कर उसे वहीं मार डालता है। इस बीच सॉयर भागते हुए सेंटर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। ये जगह उसके लिए बिल्कुल अनजान थी और तभी डेविड पीछे से आकर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर वो खुद को एक कार की डिक्की के अंदर बंद पाती है और वहीं पर उसकी माँ की लाश भी पड़ी थी। मतलब उस दिन एसी ठीक करने के बहाने डेविड ने एंजेला को मार डाला था। सॉयर बहुत दुखी होती है। फिर वो किसी तरह डिक्की खोलकर कार से कूद जाती है और जंगल की तरफ भागने लगती है, लेकिन डेविड समझ जाता है और तुरंत उसके पीछे पड़ जाता है। सॉयर भागते हुए काफी दूर जाने के बाद गिर जाती है। तभी डेविड आकर उसे पकड़ लेता है और एक हथौड़े से उसका पैर जख्मी कर देता है। अब डेविड को लगा कि वो बेहोश हो चुकी है, इसलिए वो उसके पास बैठकर बिल्कुल एक साइको की तरह कहता है कि अब सॉयर को माँ बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर सॉयर सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रही थी। मौका मिलते ही वो अचानक उठकर उसी शार्प ऑब्जेक्ट से उसके गले पर वार कर देती है। इस बार डेविड बच नहीं पाता और वहीं उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उधर सेंटर में जॉर्ज की लाश मिलने के बाद अब पुलिस की टीम वहां छानबीन करने पहुंच जाती है। जांच के दौरान उन्हें नेट और वायलेट की लाशें भी मिल जाती हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि नेट असल में एक न्यूज टीम की तरफ से यहाँ पर चल रहे स्कैम के बारे में सबूत इकट्ठा करने आया था। अब सारे सबूत पुलिस के हाथ लग जाने पर सेंटर के सारे अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लंबे समय से चल रहे स्कैम का आखिर पर्दाफाश हो जाता है। इसके बाद 6 महीने गुजर जाते हैं और हमें सॉयर को दिखाया जाता है, जो अब अपनी एक दोस्त के साथ आराम से एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। उसे नौकरी में प्रमोशन भी मिल चुका है और वो जिंदगी को फिर से नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान रेस्टोरेंट की दूसरी तरफ अचानक उसे डेविड की झलक दिखाई देती है। वो घबराकर एक चाकू उठाती है और उस आदमी की तरफ बढ़ने लगती है, पर करीब पहुंचने पर पता चलता है कि वो डेविड नहीं बल्कि कोई दूसरा आदमी है। सॉयर वहीं चाकू छोड़ देती है और बिना कुछ कहे बाहर निकल जाती है। मतलब उसने भले ही अपने दुश्मन को खत्म कर दिया था, लेकिन आज तक वो डर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।